बड़ी खबर, संजय राउत ने रुझानों पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता, नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है। संजय राउत की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया, जहां पर महाराष्ट्र और झारखंड समेत उपचुनाव पर लगातार मतगणना जारी है, लेकिन 288 में से 214 सीटों पर एनडीए आगे चल रहा है। और इसी रुझानों पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत सवाल उठा रहे हैं कि रुझानों में कुछ तो गड़बड़ है, नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, वो ये नंबर स्वीकारने को तैयार नहीं। ठीक है जयप्रकाश जी, बात पूरी कीजिए। था कि ये झारखंड का जो आंकड़ा आपके स्क्रीन पर आ रहा है 51 और 28, ये वाकई चौंकाने वाला है, क्योंकि हम सभी को ये अनुमान नहीं है कि इस तरह का डिफरेंस होने जा रहा है। लेकिन ये माना जा रहा था जो 3% करीब मतदान यहाँ बढ़ा है, वो 3% किसकी ओर जाता है, इसके बारे में अभी कुछ कह पाना कठिन है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो महाराष्ट्र में जिस तरह महिलाओं को इंसेंटिव दिया गया, उसी तरह झारखंड में भी यहाँ मैया योजना के तहत 1000 रुपए महिलाओं को रक्षाबंधन के समय से शुरू किया गया है। और फिर वो 2500 करने का वादा है, 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। तो ये सारी चीजें ऐसे साइलेंट चीजें होती हैं जो वोट में क्या कन्वर्ट करी है। और जैसा आपने कहा कि वो आदिवासी सेंटीमेंट जो हेमंत सोरेन को लेकर जो बना है, वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। 2019 चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी का आदिवासियों के बीच में वो जो पहले का जनाधार था, कहीं ना कहीं उसमें एक कमजोरी दिख रही है। नहीं, एक तरह के जो रुझान सामने आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मुझे समझाइए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का जो कह रहा था कि भैया महिलाएं बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका निभा रही हैं। एकनाथ शिंदे की तरफ से दिवाली से जस्ट पहले जो 7500 की किश्त महिलाओं के लिए आई थी, लाडली बहनी योजना के तौर पर, वो काम करती नजर आ रही है। उसी तरह जो मैया योजना के तहत झारखंड में महिलाओं को जेएमएम की तरफ से मिलेगी आर्थिक मदद थी, वो भी लग रहा है काम कर गई। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि ये ऐसी चीजें। और ये 13 तारीख को जो पहले चरण का मतदान था, 12 तारीख को सामान्य तौर पर 5-6 तारीख को ये राशि आया करती थी खाते में, लेकिन इस बार 12 नवंबर को महिलाओं के खाते में आया। और मतदान के ठीक एक दिन पहले उनके खाते में राशि आना, कहीं ना कहीं उनके जेहन में, दिमाग में ये बात बैठ गई और ये आपस में चर्चा होने लगी। तो मैं ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें बिल्कुल कन्वर्ट हो रही है, लेकिन अभी के रुझान में कम से कम ऐसा होता दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अब संजय जी, ये जो तमाम नंबर निकलकर एक एक करके सामने आ रहे हैं, उस पर आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे? क्योंकि संजय राउत तो कह रहे हैं भैया रुझानों में कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, हमेशा से ये होता है। मुझे जब उनका बयान पढ़ा था, आपने देखा होगा, मैं मुस्कुरा भी रहा था। मतलब संजय राउत के स्टेटमेंट्स अब ऐसे लगने लगे हैं जैसे कि थोड़ा कॉमिक सा हो गया है। मतलब मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट ये है कि वो आजकल कुछ भी बोल रहे हैं। कल वो विधायकों को होटल में ठहराने की व्यवस्था कर रहे थे, आज उन्होंने रुझानों पे सवाल उठा दिया। अब तक तो ईवीएम पे सवाल उठता था, आज रुझान पे भी सवाल उठ गया। तो जब वही वाली बात है कि लकीर पीटने वाली बात है, जब आपके हाथ से चीजें निकलने लगती हैं तो आप जो है ऊट पटांग बातें शुरू कर देते हो, कुछ भी बोलना शुरू कर देते हो जिसका कोई आधार नहीं है। अब रुझानों में कोई क्या गड़बड़ करेगा ये बताइए मुझे, आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्या स्टेटमेंट है ये? बड़ा आस्पद है ये। जबकि विपक्ष खुद कहता है ना वो एग्जिट पोल पर विश्वास करते हैं, ना वो रुझानों पर विश्वास करते हैं। और अगर विश्वास नहीं करते हैं तो फिर इस तरह का रिएक्शन किस तरफ इशारा कर रहा है? सर, देने की जरूरत ही नहीं थी आपको, आप शाम तक का वेट कर लेते हैं, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाना है। पर बीच में इस तरह की बातें करना और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें करना थोड़ा हास्यास्पद है। बट ठीक है, संजय राउत है, उनका स्टाइल ही है, वो इसी चीज के लिए पॉपुलर है। ये पहली बार महाराष्ट्र के इतिहास में होगा जब ये पूरा चुनाव हमने देखा कि शिवसेना 2 ग्रुप्स में अलग अलग अलायंस के साथ लड़ती नजर आई। एनसीपी भी एकदम टूट के अलग अलग हो गई थी, 2 अलग अलग अलायंस में लड़ती नजर आई, और दोनों एक तरह से बैलेंस करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जो नंबर्स एकदम से फ्लक्चुएट हो रहे हैं एनडीए के नेतृत्व में, एनडीए की तरफ, वो सर किस तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब कि बीजेपी के तरफ से जो अजित पवार को ही देख लीजिए, वो कह रहे थे कि भैया महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे नारा नहीं चलेगा, एक है तो सेफ है नहीं चलेगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही थी भैया नहीं, ये चलेगा, ये काम करेगा, मोदी है तो मुमकिन है। चला बिल्कुल चला। आप देखिए, मैं ये कह रहा था कि जैसे आरएसएस जो है ना, आप लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट जब देखेंगे तो शायद उसके उल्टा रिजल्ट था। एनडीए को इतनी बेनिफिट नहीं मिलके इंडिया गठबंधन को इतना बेनिफिट मिला था।
तो उसका रीजन था क्योंकि कहीं ना कहीं जनता में एक रिसेंट आक्रोश था कि पार्टियों में जो इतनी टूट हुई है वो कहीं ना कहीं उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार मानते थे। तो जनता में एक आक्रोश था आपका शरद पवार गुट में या एनसीपी कह लीजिए, एनसीपी के जो कार्यकर्ता रहे या जो शिवसेना के कार्यकर्ता रहे, तो एक तरीके से ना वो गुस्सा निकाल के उन्होंने वो रिजल्ट दिखाया लोकसभा में जो महाराष्ट्र में रिजल्ट निकला। उसके बाद रियलाइजेशन जब हुआ है कि चलो जो हुआ सो हुआ, अब हमें किसके साथ रहना है। तो महाराष्ट्र में हमेशा से तो नहीं कहेंगे लेकिन पिछले कुछ सालों से एनडीए के लिए हमेशा एक बड़ा धड़ा जो है हमेशा वोट करता रहा है, वो वापिस आके जुड़ा। फिर बटेंगे कटेंगे का नारा और ये सारी चीजें जो योजनाएं जो है लास्ट में जो 1 महीने से चलाई जा रही थी चुनाव के जस्ट पहले, वो सारी चीजें इस तरफ उनको अट्रैक्ट करके ले गई कि नहीं हमें भैया अपने एनडीए के साथ ही रहना है। और एक और बड़ा फैक्टर, आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो दूरी बढ़ी थी वो वापिस जगह पे आ गई, पटरी पे आ गई। उसका भी परिणाम आपको महाराष्ट्र में क्योंकि महाराष्ट्र में आरएसएस का मुख्यालय है। ठीक है, लेकिन अजय जी एक बहुत अलग सा माइंड गेम हमने देखा कि अजीत पवार ये कह रहे थे, उन्हें लग रहा था कि भैया वो एक तरफ मीडिया पर आकर कह रहे थे कि महाराष्ट्र में कटेंगे तो बटेंगे नारा नहीं चलेगा। एकनाथ शिंदे उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्लेरिफाई कर रहे थे। अजीत लगातार ये मीडिया में आके कह रहे थे, तमाम जनसभाओं में कह रहे थे, मैं अपने दर्शकों वो अपने तमाम वोटर से कि आप ये मत सोचिए कि आप बीजेपी को वोट कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आप अपने अजीत को वोट कर रहे हैं। यानी कि वो जानते थे कि मुस्लिम मतदाता है जो कॉन्सोलिडेट कर जाएंगे वोटिंग के दौरान, लिहाजा वो कह रहे थे कि आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं आपके हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा, आपके हक कहीं नहीं जाएंगे, आप बस मुझ पर विश्वास रखें। यानी एनडीए के एकनाथ शिंदे और बीजेपी वो भी वोट ले गई और अजीत जी ने अपने कॉन्फिडेंस का भी वोट एनडीए को दिला दिया। देखिए कुणाल जी, एक महत्वपूर्ण बात और भी है इसमें, ये कटेंगे और बटेंगे वाला तो था ही वहां पर, लेकिन लाडली बहना और जो न्यूनतम मजदूरी दर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, इस पर भी थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए कि आज 21 करोड़ की जनसंख्या है पूरे महाराष्ट्र में है, जिसमें 17 करोड़ की जनसंख्या प्रवासियों की है, मजदूरों की है। वो मजदूर जो उत्तर प्रदेश, बिहार या अन्य गुजरात राज्यों से और राज्यों से आकर के महाराष्ट्र में रहते हैं, उनका वोट फैक्टर भी बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है, जिससे कि उनको लगा है। अजीत पवार भी आज उन्हीं मजदूरों की कवायद करते हैं, शिंदे जी भी उन्हीं ऑटो चालक और टैक्सी चालक और मजदूरों की कवायद करते हैं। आज राज ठाकरे भी मजदूरों के हक में बात करने लगे हैं। तो निश्चित तौर से वहां जो प्रवासी रह रहे हैं, उन प्रवासियों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है, क्योंकि उनकी मजदूरी बढ़ गई है, लाडली बहना योजना आ गया है। और ऐसी स्थिति में जिस तरह से उन्होंने वोट देने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। और अजीत पवार जी ने अपनी मेहनत और अपने वाकपटुता से और बहुत नम्रता से उन्होंने इस बात का जवाब दिया, जब उन्होंने कहा था कि अब भाई हमारी जो बहन चुनाव लड़ रही है उसमें आपको दिखेगा कि हमने क्या किया है, उसने क्या किया है। तो ये सब साबित होता है कि महाराष्ट्र में आज जो है हिंदुत्व की लहर के साथ साथ प्रवासियों का एक तरफ ढल जाना भी, मैं किसी भी जाति की बात नहीं करता कि ओबीसी है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, ये, लेकिन जो प्रवासी वहां 17 करोड़ जनसंख्या में रह रहा है, उसने जरूर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। आप झारखंड में भी देखिए, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तब से लेके अब तक लगभग झारखंड में 45 से 50% पूर्वांचली यानी बिहार के लोग वहां पर रहते हैं। उन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के उस मैया योजना और मोदी जी की करामत, जो मोदी जी ने वहां पर रैलियां की और बहुत अच्छा लोगों को अपनी तरफ आकर्षण करने का काम किया, तो निश्चित तौर से वहां पर भी आप भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देखिए। भारतीय जनता पार्टी वहां हार नहीं रही है, बट ये जरूर है कि जेएमएम की संख्या जरूर बढ़ रही है। अभी आगे घटेगी बढ़ेगी क्या होगा कोई नहीं जानता।